सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे लर्निंग एंड पेडागोजी। अपने आप में एक यूनिट है 10 मार्क्स की। वैसे भी सीटेट की अगर मैं बात करूं और सीटेट के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो ये लर्निंग का जो चैप्टर है पूछा जाता है जनरली। पेडागोजिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बट ये हमने सीटेट को ध्यान में रख करके पूरा सेशन डिज़ाइन किया है। सेक्शन 3 है ये। इससे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन है 5 नंबर का, और उससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट है 15 नंबर का, और 10 नंबर का ये है। टोटल मिलकर के 30 मार्क्स बनते हैं। तो 10 मार्क्स में बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है सच नहीं आते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। दोबारा तो नहीं बोल रही हूँ ये बात, आप चेक कर लेना। अच्छी बात है। वैसे लर्निंग एंड पेडागोजी, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ 6-7 टॉपिक आपको मिलते हैं, लेकिन वो अगर उसको देखें हम ओवरऑल समराइज करके तो 3-4 ही टॉपिक हैं टोटल। जैसे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न एंड व्हाई दे फेल, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, इन दोनों को आप लर्निंग में ही काउंट कर सकते हो। और बच्चों के एरर्स क्यों होते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, ये भी लर्निंग से ही जुड़े हुए तीनों टॉपिक्स हैं। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और हैं, जैसे इमोशंस, कॉग्निशन एंड इमोशन, इसके अलावा मोटिवेशन। तो ये 4-5 छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिनको हमें डिस्कस कर लेना है। एक एक नंबर में क्वेश्चन से पूछा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस। फटाफट से शुरू करेंगे कहानी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी बचे हुए 10 नंबर के लिए, और ये अदर पेडागोजिकल क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प कर देगा। चलिएगा, खैर, तो ये 10 मार्क्स का सेशन रहेगा। पेडागोजी वाला जो सेक्शन है लास्ट यूनिट सीटेट में, उसको डील करने के लिए बाकी एग्जाम्स में भी आपको मदद कर देगा, बट पर्टिकुलरली ये सीटेट के लिए है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो। सीटेट में अलग से लर्निंग की बहुत कोई थियरीज आती नहीं है, जैसे पैवलव, थॉर्नडाइक, ये सब नहीं पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस लिए भी नहीं है, है ना। पैटर्न को ध्यान में रखते ही क्वेश्चंस को उठाया है। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ कई सारी पेंडिंग हो गई हैं, 4 के करीब, वो भी आपको मिल जाएंगी। जिनको अभी भी एनरोल करना है सीटेट के बैच में, वो कर सकते हैं आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके, या वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको वहाँ से मिल जाएगा। जो लोग D2SB की तैयारी कर रहे हैं वो भी बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, पेडागोजी स्पेशल बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो ये रही बातें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कुछ 30-32 क्वेश्चन हैं जो इस यूनिट से, जो आजकल जिस तरह से पूछे जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन लगभग सेम ही रहते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। जैसे मास्टरी ओरिएंटेशन, मोटिवेशन, वही 2-4-6 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। फटाफट से बताओ, SST क्लास कब होगी? यार तबियत थोड़ी सुधरे तो कुछ नया करें। अमृता कह रही मैम आपका बाल बढ़ गया है। अमृता पढ़ लो, है ना। वजन भी बढ़ गया है मुझे लग रहा है। मैं आजकल जो मिल रहा है खा रही हूँ हर टाइम, जूस वूस ये वो, ताकि कमजोरी दूर हो सके। कमजोरी तो दूर पता नहीं जितनी हो रही है, बट वजन जो है वो बढ़ जा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं, वो सब तो कर लेंगे, पहले एग्जाम तो आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ मेटाकॉग्निटिव स्किल, एक मेटाकॉग्निटिव स्किल कौन सी है? परासंज्ञानात्मक कौशल को कौन सा एक ऑप्शन निरूपित करता है? फटाफट से बताइएगा। परासंज्ञानात्मक कौशल। अब एक क्वेश्चन मेटाकॉग्निशन पे आता ही है, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ। उससे पहले 2018 में पहली बार पूछा गया था मेटाकॉग्निशन, और हम उससे पहले भी डिस्कस करते थे 2018 से पहले भी मेटाकॉग्निशन। तो अमेजिंग हो जाती हैं कई बार चीज़ें कि पेपर में बाद में आना शुरू होता है, कई बार हम पहले से डिस्कस कर रहे होते हैं। सीटेट में तो ऐसा बहुत बार हो जाती हैं चीज़ें। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग 85% लोग। देखते हैं। देखिए, रोट मेमोराइजेशन, मेटाकॉग्निशन एक अच्छी चीज़ है। मेटाकॉग्निटिव स्किल, कॉग्निशन क्या है? जहां आपकी थिंकिंग स्किल्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो जो कॉग्निशन एंड इमोशन वाला टॉपिक है इस यूनिट में, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है ना। तो कॉग्निशन की जब हम बात करते हैं, कॉग्निशन किसको कहते हैं? संज्ञान को कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। संज्ञान को हम कॉग्निशन कहते हैं। और अगर हम संज्ञान की बात करें तो इसमें दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जिसमें भी आपका ब्रेन यूज होता है या माइंड यूज होता है, अगर मैं कहूं तो वो सब इसमें आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? जैसे थिंकिंग, है ना, कॉग्निशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें जिनमें दिमाग लगे, थिंकिंग, रीजनिंग यानी चिंतन करना, तर्क करना, इमेजिन करना यानी कल्पना करना, ये सारे काम दिमाग से ही होते हैं, हाथों से थोड़ी करते हो कल्पना, है ना। तो कल्पना किसी का नाम है, वो बात अलग है। तो इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान हुआ, ये सब जो है आपके दिमाग के ही काम है। आपकी लैंग्वेज जो है वो भी दिमाग के ही विकास से जुड़ी हुई है। इसी पे पियाजे ने थियरी दी है, इसी पे वाइगॉस्की ने थियरी दी है, इसी पे ब्रूनर ने थियरी दी है। ठीक है, ये सब मनोवैज्ञानिक हैं। अगर आप अभी अभी जागे हैं तो गुड मॉर्निंग। मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो ये सीटेट में महत्वपूर्ण है, चाहे पियाजे हो, वाइगॉस्की हो, इवन ब्रूनर भी कुछ हद तक। तो डायरेक्ट उनसे नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली पूछ लेता है। तो थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब यहीं आएंगे। तो कॉग्निशन होता है दिमाग, संज्ञान, थिंकिंग एक तरह से, और थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब कॉग्निशन के भी बियॉन्ड चले गए आप, बियॉन्ड कॉग्निशन, है ना, तो वो मेटा कॉग्निशन बन जाता है। मेटा का मतलब ही है बियॉन्ड। वो मेटा, फेसबुक का मेटा हुआ था ना अभी, तो मेटा का मतलब ही होता है मेटा
प्लस कॉग्निशन, तो मेटाकॉग्निशन बना। यानी मेटा का मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड को बोले तो हम कह सकते हैं कि परा, यानी परे। किसके परे? संज्ञान के परे, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी एक स्टेप आगे। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे कॉग्निशन मतलब हम यहाँ पे थिंकिंग को मान करके चल रहे हैं कि दिमाग से रिलेटेड एक फंक्शन है, और तो चिंतन के परे या संज्ञान के परे, संज्ञान के परे, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, है ना, मतलब थिंकिंग पे भी आप सोच पा रहे हैं, आपने कोई चीज कैसे की उस पर भी आप विचार कर पा रहे हैं, है ना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, कि आप अवेयर हैं इस चीज को लेके भी आप अवेयर हैं, यानी आप कुछ सोच रहे हैं इस पे भी आप सोच सकते हैं, तो ये मेटाकॉग्निशन हो गया। जैसे आप अगर स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं किसी भी चीज की, स्पेशली अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सीटेट की, तो इस स्ट्रेटेजी की प्लानिंग में आपको कई बार थोड़ा सा मेटाकॉग्निशन यूज करना होता है कि इतना टाइम है, ये चीज मैं ऐसे करने वाला हूं या करने वाली हूं, अच्छा इस टॉपिक में अगर मार्क्स मेरे नहीं बन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये वाले टॉपिक्स कर लूं, अच्छा उस पर अगर इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा तो मैं कैसे कर सकती हूँ। जैसे कई बार हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और मैं आपको कहती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता, तो एक तरह से आई एम थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन हो गया वो। ठीक, तो अभी समझेंगे, खैर इस पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कॉग्निशन के बियॉन्ड मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, चिंतन के भी परे चिंतन, चिंतन पे भी आप क्या सोच रहे हैं ये भी आप सोच रहे हैं, है ना, क्या आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोई आप स्ट्रेटजी अगर आपने बनाई, मान लीजिए कि यार ये वाला सब्जेक्ट ऐसे डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आपने कोई एक्सपीरियंस किया, पिछली बार एग्जाम दिया, चीजें ठीक नहीं हुई, आप देख रहे हैं कि क्या गलती रह गई, फिर उस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करेंगे फिर, है ना। तो ये सारी चीजें मेटाकॉग्निशन में आती हैं, जो भी थोड़ी सी हायर लेवल संज्ञानात्मक कौशल हैं आपके। ठीक है जी बात, चलिए खैर, तो अभी समझते हैं कहानी। तो ये रटना तो नहीं है, इसमें तो बच्चा एक्टिव रहता है और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को प्रमोट किया जाना चाहिए बच्चों में। एक पॉजिटिव वर्ड है मेटाकॉग्निशन। इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, इसमें भी कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, और मेटाकॉग्निशन में दिमाग का इस्तेमाल हायर लेवल पे होगा, है ना। रटना भी नहीं, इमिटेट भी नहीं, नकल भी नहीं। थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, व्यक्ति कैसे सोच रहा है इस बारे में उसका सोचना, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। जैसे आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कुछ टाइम में कि आपको कौन सी चीज परेशान करती है, या आप कुछ कहेंगे फिर सामने, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दोस्त होंगे, आपकी मम्मी होंगी, है ना, तो उनको या आसपास के कोई लोग होंगे, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाते हैं अपने भी कि यार इसने अब ये बोल दिया, अगर ये बोल दिया तो फिर इस बात पे मैं भड़क उठूंगी, भड़क उठी तो ये होगा वो होगा, है ना। या फिर आपको पता होता है कई बार कि मान लो किसी से कोई काम भी निकलवाना है, तो उसमें भी आप दिमाग के बहुत सारे घोड़े दौड़ा लेते हो, तो वो दिमाग के जो घोड़े दौड़ते हैं वो मेटाकॉग्निशन में दौड़ते हैं। डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर डिश, देखो प्रोसीजर तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसमें तो रिकॉल पावर लगती है, इसमें कौन सा आपकी बहुत बड़ी थिंकिंग लग गई, है ना। कोई कह रहा है ये क्वेश्चन कल बिहार स्टेट में पूछा गया था। अच्छा नेहा, मैंने एग्जाम देखा नहीं है, मैं आजकल बहुत सारे एग्जाम्स के टच में नहीं हूँ, थोड़ा सा अलग चल रही हूँ, तो बट सीटेट पे अभी हम फोकस करके चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जब भी मौका मिल रहा है मुझे, तो वो मैंने नहीं देखा है। बहुत पहले मैंने बिहार स्टेट पे कुछ वीडियोस बनाई थी, देखिएगा एक बार, तो अभी तबीयत सही हो जाएगी, सब चीज़ें दिमाग में सेटल हो जाएंगी, तब करेंगे, देखना एक बार, नहीं तो इंटरनेट का सहारा, देखिएगा एक बार। अब मेटाकॉग्निशन की साइकिल है, यानी परासंज्ञान की साइकिल है, परासंज्ञान चक्र कह सकते हो आप इसको। तो ये मेटाकॉग्निशन की जो साइकिल है ये कैसे वर्क करती है, स्टेप पे भी पूछ सकता है। असेस द टास्क, जो काम आप कर रहे हैं उसका आप आकलन करते हैं, फिर आप इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले यहां से कहानी शुरू नहीं होती, इसमें शुरू होती है प्लानिंग से, कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अप्रोच को, कि भाई मुझे ये वाला सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ना है, ये कोर्स लेना है, या फिर मैं ऐसे ऐसे इतने दिन में ये वाला सब्जेक्ट, इतने दिन में ये वाला सब्जेक्ट, फिर मॉक टेस्ट, आपने एक प्लानिंग की, तो प्लानिंग हो गया एक स्टेप। फिर आप उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं जो आपने बनाई। अब जब आप अप्लाई कर रहे हैं, मॉक देके देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यार इससे तो नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या यहाँ समस्या आ रही है इस टॉपिक में, तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी चिंतन कर रहे हैं और प्रकाश डाल के देख रहे हैं उस स्ट्रेटेजी पे जो आपने अप्लाई की है। फिर आप आकलन करते हैं, रिफ्लेक्ट करने के बाद असेस करते हैं टास्क को, फिर इवेल्युएट करेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेस हैं, उस हिसाब, मतलब ये पूरी साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी कि आपने आकलन किया, फिर आपने देखा आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, इसी प्रोसेस में चीजें चलती रहेंगी। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, रिफ्लेक्ट करना, रिव्यू करना, ये सब इसमें आ जाएगा मेटाकॉग्निशन में। और अगर इसको आम भाषा में देखें हम, तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये सारी चीजें आप खुद को देख पा रहे हैं। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि ये आप हैं,
कोई कहेगा मैं क्यों मानूं, ये मैं नहीं हूं, है ना। कि अब आप ये सोच पा रहे हैं कि मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कोई चीज पढ़ के या सोच करके, मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, वॉट आई एम वंडरिंग, मैं किस चीज पे आश्चर्यचकित हूं, मैं क्या देख पा रहा हूं अपने दिमाग में, बाहर नहीं। वॉट आई एम थिंकिंग, हाउ यू आर फीलिंग, फीलिंग अबाउट फीलिंग, कि मुझे ये फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, फीलिंग अबाउट फीलिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, तो ये है आपका कॉग्निशन के बियॉन्ड सोच पाना, जो दिमाग में चल रहा है उसके भी बियॉन्ड, उस पर भी आप सोच पा रहे हैं बेसिकली। अभी इस पे और भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है मल्टीपल टाइम्स। प्लानिंग, रिव्यूइंग, कई बार इस तरह से भी पूछ लेता है। एक और लास्ट लाइन में लिख देती हूँ यहाँ पे कि मेटाकॉग्निशन को लेके क्वेश्चन एक तो इस तरह से बन जाता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन थिंकिंग प्रोसेस। और मेटाकॉग्निशन को लेके क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, मेटाकॉग्निशन को लेकर के क्वेश्चन ये स्टेप्स में जब भी पूछेगा तो वैसे 1 2 3 4 के स्टेप्स में नहीं पूछता है, बट फिर भी मतलब ये पूछ लेगा कि स्टेप्स कौन से होते हैं, प्लान करना, रिव्यू करना, रिफ्लेक्ट करना, स्ट्रेटेजाइज करना, स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब आपके मेटाकॉग्निशन में आ जाते हैं। ये पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फियर वेयर। जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, 6 से 11 वर्ष के बच्चे जो है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं, नहीं प्राइवेट टॉक तो बहुत 3 से 6 वर्ष के बच्चों की बात है, मेटाकॉग्निशन थोड़ा हायर लेवल एबिलिटी की बात होती है। ठीक 7 बजे ही होगी क्लास सोनम कल से, बट मुझे एक क्लास लेने के बाद थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, तो मैं इसलिए नहीं ले पाई आज 7 बजे। तो ये था कि मुझे कि छुट्टी करने से बेटर है कि हम 9 बजे ही मिल लें। वैसे भी आजकल कोई मैं बहुत तूफान नहीं उठा रही हूँ, चुपचाप से आराम ही कर रही हूँ, तो मैंने सोचा 9 बजे ही ले लेती हूँ। देखना, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फियर वेयर। देखना कैसे वातावरण में सीखेंगे बच्चे, जो सेफ हो उनके लिए। द टीचर इज अथॉरिटेरियन एंड ऑलवेज डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। तो टीचर क्या है, हिटलर है, और बच्चों को आदेश देता है कि क्या, डिक्टेटर है बेसिकली, कि क्या उन्हें करना चाहिए। देखिए अथॉरिटेरियन जो स्टाइल है टीचिंग का, उसको हम बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं मानेंगे। डेमोक्रेटिक स्टाइल होना चाहिए जहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का स्टाइल भी अच्छा नहीं होता यहाँ पे, वो वाला स्टाइल है अमिताभ बच्चन वाला, कभी खुशी कभी गम वाले, कि जो कह दिया तो कह दिया। तो हिटलर शाही नहीं चाहिए क्लास में, हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला टीचर चाहिए जो बच्चों की बात को सुने, अपनी बात को कहे। और पेरेंटिंग जो है, मैं ये दोनों लिख भी देती हूँ, पेपर में आ जाता है अगर कि पेरेंटिंग का स्टाइल कौन सा बेस्ट है, तो पेरेंटिंग का स्टाइल बेस्ट है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन नहीं, अथॉरिटेटिव, जहां पे केयर भी है बच्चे को लेकर के और कंट्रोल भी है। केयर भी है यानी थोड़ा डिसिप्लिन भी है, और उसको लव वॉर्मिथ ये सब भी महसूस करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है बच्चे को कि मैं तो कैद में ही रहता हूं, और तो वहां पे डिसिप्लिन भी है, बच्चों से डिस्कशन होगा, चीजें सेट होंगी। और अगर मैं पेरेंटिंग इसकी बात करूं, टीचिंग स्टाइल की, तो टीचिंग स्टाइल में फिर आपका अथॉरिटेरियन बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, अथॉरिटेटिव भी ऐसे हम टीचिंग स्टाइल में काउंट करते नहीं है। टीचिंग स्टाइल में फिर आपका डेमोक्रेटिक बेटर होगा, और ऑप्शन में कुछ बचे ही ना तो अथॉरिटेटिव भी बुरा नहीं होगा, बट अथॉरिटेटिव शुड नॉट बी द राइट आंसर फॉर टीचिंग स्टाइल, और ये पेपर में दिया भी नहीं जाएगा। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, जहां वो जो हमारे लोकतंत्र में बात होती है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये जो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें मौका देना है बच्चे को अपनी बात कहने का, और खुद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, डेमोक्रेटिक टीचिंग होनी चाहिए, जहां आप बच्चे की बात सुन रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। और पेरेंटिंग की बात करें तो अथॉरिटेटिव बेस्ट है। तो ये एक बेसिक सी बात है। अथॉरिटेरियन ना तो इधर टीचिंग स्टाइल में बेस्ट होती है ना पेरेंटिंग में, क्योंकि अथॉरिटेरियन में सिर्फ अपनी ही बात कही जाती है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अथॉरिटेटिव की, तो वो इधर बेटर है पेरेंटिंग में। फिर बाकी नेग्लिजेंस वाली आती हैं जिसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन, वो एटीएम पेरेंट्स होते हैं, बस एटीएम मिलता है बच्चों को, बाकी पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। तो एक ओवर इंटेलिजेंट होते हैं जो सिर्फ बच्चों की ही चलती है, वो धृतराष्ट्र वाले माँ बाप टाइप के, ठीक है, वो भी सही नहीं है। तो ये एक बात हो गई, अथॉरिटेरियन अच्छा नहीं होता, अथॉरिटेटिव ठीक होता है। एक बार को, द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पैसिव। बच्चे को निष्क्रिय नहीं रख सकते किसी भी ऑप्शन में, वो ऑप्शन खराब है जो बच्चे को निष्क्रिय रखे, क्योंकि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस होती है। लर्निंग में हम बच्चे को एक्टिव रखेंगे, ना कि पैसिव या निष्क्रिय, वो बैठा बैठा बस सोता रहे या सुनता रहे, भरता रहे अपने अंदर, वो जग एंड मग वाला काम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर द मेन स्ट्रेस इज ऑन मास्टरी ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड अचीवमेंट ऑफ मार्क्स। जहां मूल रूप से पठन कौशलों को मास्टर करने से, कि बच्चों को पढ़ने में मास्टरी हासिल हो जाए और नंबर लेकर के आए बच्चा बहुत सारा,
तो ये एकदम खराब तरीका हो जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है सिर्फ मार्क्स पे है, बच्चे के सीखने पे नहीं है। बच्चा एक्टिव नहीं है, रट्टाफिकेशन कर रहा है। और रटंत विद्या चलंत नहीं, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वेयर द सोशियो इमोशनल नीड्स फॉर द चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ। तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा वैसे भी छोटा बच्चा है, 6 से 11 वर्ष का बच्चा है, जो आपका पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक। तो और वैसे भी अगर ये 6 से 11 नहीं होता, 11 से 14 होता, 6ठी से 8वीं का भी बच्चा होता, पेपर 2 का भी अगर ये क्वेश्चन पेपर 2 में भी पूछा जाए, तब भी आंसर सेम ही रहेगा कि वो एनवायरमेंट सेफ है बच्चे के लिए जहां उसको सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसको एक्सेप्टेड महसूस कराया जाता हो, उसको लगे कि ये मेरी ही क्लासरूम है, टीचर मेरी बात सुनती है, यहाँ मेरे दोस्त हैं जो पढ़ते हैं, तो वो इमोशनली सेफ फील करे बच्चा वहां पे। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, और इसको ऐसे भी देख सकते हो कि सोशियो इमोशनल नीड्स उसकी पूरी हो, यानी जो कॉग्निशन है, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जो इमोशंस हैं वो क्या है, इंटरट्वाइंड है। क्या है ये, इंटरट्वाइंड है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बार मैंने बहुत पुराने क्वेश्चंस लिए नहीं है। तो ये क्या है, कई बार पूछ लेता है, ये बाय डायरेक्शनल है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, बाय डायरेक्शनल है यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो दिमाग है आपका, जिसको संज्ञान कहते हैं, वो आपके इमोशंस को और आपके इमोशंस आपके दिमाग को, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके जो इमोशंस हैं, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, अगर आपको मजा नहीं आ रहा सीखने में, तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा याद नहीं रखता उस चीज को, है ना। तो ये एक बेसिक बात है। फरहान कह रहे हैं मैम आप इतना सब कुछ कैसे याद कर लेते हैं। मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं सालों से डिस्कशन कर रही हूँ, समझ लेती हूँ, और मेमोरी बाय डिफॉल्ट ठीक ही है, अब तो थोड़ी खराब चल रही है, ठीक। देखना एक बार, तो कॉग्निशन की अगर हम बात करें और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे तो हो ही जाएगा ना। देखना एक बार, है मतलब उसने क्या कहा था 4 साल पहले व्हाट्सएप पे, ये तो आप भूलते नहीं है। पेडागोजी आप भूल जाते हैं, क्योंकि एक ही दिन देखते हैं बस क्लास में, उसके बाद खोल के नहीं देखेंगे तो कहाँ से याद रहेगा, है। देखो एक बार, तो कॉग्निशन यानी संज्ञान, तो जो दिमाग है, संज्ञान और संवेग, तो संज्ञान और संवेग की अगर हम बात करते हैं, तो इमोशंस, मान लीजिए आप जॉय महसूस कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग भी बेटर होगी। जो लर्निंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो भी सही चलती है अगर आप ठीक से महसूस कर रहे हैं। तो आपके इमोशंस, यानी आपका जो 3 इमोशंस होते हैं जो जन्म से होते हैं, फियर, एंगर और लव। यानी फियर का मतलब है भय, क्रोध यानी एंगर, और लव मतलब प्रेम। तो ये 3 इमोशंस वॉटसन कहते हैं कि जन्म से होते हैं व्यक्ति में, और बाकी इमोशंस भी हैं। तो ये दिमाग को और दिमाग इमोशंस को प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। बाई डायरेक्शनल या इंटरट्वाइंड कह सकते हो, इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग अलग है और इमोशंस अलग हैं, या इमोशंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप पेपर में बहुत डरे हुए हैं, फियर का इमोशन है, तो हो सकता है आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे उतना अच्छा ना करें, ठीक। तो वो कॉग्निशन और इमोशन का रिलेशन है, इंटरट्वाइंड या फिर इंटर रिलेटेड। हम इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते जब तक एक व्यक्ति का नाम है जेजोंग, जेजोंग ना लिखा हो पेपर में, तब तक आप ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक जो है मल्टीपल सुपर चैट कर रहे हैं और कह रहे हैं आपसे ही सीटेट 2022 में पढ़ के पास किए। एक लड़की थी जिससे बहुत प्यार करते थे, छोड़ के चली गई। 1.5 साल से रिलेशन में थे, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, जीवन का अंत नहीं है ये अभिषेक। और है ना, मतलब आप अभी भी उतने इंसान हैं जितने पहले थे, है ना। 1.5 साल साथ रहने से क्या मतलब, जितने भी 25 साल आपको होंगे धरती पे, या जब से भी आप जीवित हैं, है ना, तो वो 1.5 साल कोई पूरी जिंदगी थोड़ी ना, मतलब आपकी कि 1.5 साल पहले जीवन नहीं था और अब एकदम शून्य हो गए हैं आप, है ना। दिमाग आपका अभी भी सोच सकता है, ये इमोशंस का हाई है अभी, अभी लॉजिक जो है यहाँ है और इमोशंस यहाँ है। धीरे धीरे लॉजिक ऊपर आने लगेगा, समझ आ जाएगा। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं यार, लोग मतलब कोई भी कभी भी जा सकता है, आज़ादी है लोगों को, और दुनिया से भी कभी भी जा सकता है इंसान। उस चीज़ की भी आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है, मतलब थोड़ा सा दुखद है, बट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। ऐसे इंसान को आपको रखना क्यों है जिसको रहना नहीं है आपके साथ। तो कृपया करके, मैं इतना ही ज्ञान दे पाऊंगी आपको, आप इतने दुखी हैं, आप सुपर चैट कर रहे हैं, तो बताना तो पड़ेगा ही, देखो क्या कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं सोचना होता, कुछ भी अंत नहीं होता जीवन में, लोग आते जाते रहेंगे, है ना। देखिएगा एक बार, अलग अलग तरह की समस्याएं बनी रहेंगी, ठीक, देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें इंटरट्वाइंड या बाई डायरेक्शनल है, इमोशंस में ज्यादा बह जाते हो आप लोग हैं, देखो एक बार, इंटरट्वाइंड है या बाई डायरेक्शनल है। इंडिपेंडेंट कब कहेंगे आप कॉग्निशन और इमोशन को, तो एक व्यक्ति है, जब तक उनका नाम ना आए आप इंडिपेंडेंट मत कहिएगा कॉग्निशन और इमोशन को। कॉग्निशन मतलब संडे वार्ता नहीं हुई है तो आप लोग अब ऐसे करेंगे संडे वार्ता, संडे को करेंगे, डोंट वरी, इस संडे होपफुली। कॉग्निशंस एंड इमोशन, कॉग्निशंस कब से हो गए, कॉग्निशन और इमोशंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट कब कहेंगे कि ये अलग है और ये अलग है। तो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र जो है वो होते हैं एक व्यक्ति के अनुसार, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र
और उन व्यक्ति का नाम है ज़ेजोंग। वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, बाकी सब जनरली आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि ये इंटरट्वाइंड हैं, और अगर किसी का नाम ना भी हो तब भी आप यही मानेंगे कि इंटरट्वाइंड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। कोई कह रहा है मजाक बना रहे, मजाक नहीं बनाओ, कोई जिस पर गुजरती है वो जाने। हाँ ये तो सच है। देखो अभी जो दांत निकाल के हंस रहे हैं, अभी कल अपने साथ हो जाए फिर रोते मिलेंगे, लेकिन यही जीवन का दस्तूर है, इसे हमें मान लेना चाहिए। अब मैं नॉर्मली बता रही हूँ, मैं भी रो के बताऊंगी तो कैसे चलेगा बताओ। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, और मैं रो भी दूंगी, मेरे को बहुत जल्दी दूसरा का दुख फील हो जाता है, फिर यहाँ पे क्लास व्लास नहीं चलेगी फालतू में, यहाँ पे सब बैठ के रो रहे होंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के भाई के साथ गलत हो गया, लड़की चली गई, यही होगा फिर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? फटाफट से बताओ। है यार, आप लोग रिलेशनशिप में आते हो तब तो मेरे से पूछ के आते नहीं हो, फिर जब चले जाते हैं लोग तब यहाँ पे परेशान होते हो। ये तो रिस्क हमेशा रहेगा देखो प्यार मोहब्बत में, कि लोग जा सकते हैं कभी भी, है ना, इवन आफ्टर वॉट एवर यू से कि भाई शादी हो गई थी, ये हो गया था, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, होना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेट है बट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? जल्दी बताओ। अब कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा। ये डी फॉर देवसेना कह रहा है कोई, चलो देखते हैं। 93% लोग डी कह रहे हैं, यानी डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस, यानी पढ़ाने का पेडागोजी का तरीका जो है इफेक्टिव है, प्रभावी है, बेहतर है। कौन से एक एग्जाम्पल में? रिवॉर्ड और पनिशमेंट को यूज करने की बात ना पियाजे कहेंगे, ना वाइगॉस्की और ना सीटेट का एग्जाम कहेगा कि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट दे दे करके बच्चों को बस लालच में या फिर दंड के डर से पढ़ाओ। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम नहीं चाहिए हमको, प्रतिस्पर्धा नहीं, हमें चाहिए कोलैबोरेशन चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, ना कि कॉम्पिटिटिव गला काट प्रतिस्पर्धा हमें नहीं चाहिए। हमें क्या कहते हैं उसको, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हर बच्चे के अपने अंदर जो भी क्षमताएं छिपी हुई हो, पोटेंशियल हो, उसको निकाल करके बाहर ला पाएं और एक दूसरे की मदद करके बच्चे सीखें। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, यानी ए बच्चे का बी बच्चे के साथ कंपेयर करो, शर्मा जी के बच्चे के साथ वर्मा जी के बच्चे का कंपैरिजन करो, ये एकदम खराब तरीका है। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है कायदे में सही तरीका है, बट हमारा समाज और हमारा जो सिस्टम है पूरा, वो पता नहीं कब हम सच में यहाँ तक पहुंचेंगे। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो आप लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन के हिसाब से आप तो मेरिट भी आपकी उसी हिसाब से तय होनी है 70 चीजें, बट आपका ध्यान अगेन खुद पे होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल करके सीख लेना चाहिए। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग है जब लोग साथ में मिल करके ग्रुप में सीख रहे हैं, एक दूसरे को मदद करके सीख रहे हैं। ठीक, तो कोलैबोरेटिव हो, कोऑपरेटिव हो, सोशल या ग्रुप में सीखना हो, ये अच्छा ही माना जाएगा पूरे सीटेट के एग्जाम में। देखो दंड से डरा करके सिखाओगे तो फिर वो सीखने के लिए नहीं सीख रहा बच्चा, सिर्फ दंड के लिए सीख रहा है। जैसे ही दंड मिलना बंद हो जाएगा वो सीखना बंद कर देगा, अगर वो सीख भी रहा है दंड से तो। हालांकि हम उसको सही तरीका नहीं मानते, बच्चे का सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है, उससे खुद के प्रति विश्वास खत्म होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण देखो, दो प्रकार की मोटिवेशन है, एक इंटरनल है, दूसरी एक्सटर्नल है। इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कह देते हैं, इसको पॉजिटिव मोटिवेशन माना जाता है कि इसी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है ना? देखो फटाफट से बताओ कि आंतरिक अभिप्रेरणा या स्वतः यानी खुद से सेल्फ मोटिवेशन एक तरह की, कौन सा एक एग्जाम्पल है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? पहला ऑप्शन है आई स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू गेट गुड मार्क्स। देखो इंटरनल मोटिवेशन वो नहीं हो सकती जिसका रीजन बाहर हो, तो मार्क्स क्या है, गुड ग्रेड्स क्या है, रीजन बाहर है, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा हो गई, एक्सटर्नल। इंट्रिंसिक नहीं है, ये इंटरनल नहीं है। जिसका रीजन बाहर है, जिसका कारण बाहर हो, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल मोटिवेशन में लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन अंदर होता है। A student is doing experiment because he is curious about the result of experiment. Curious किसको लेकर के है? रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट कहाँ है? बाहर आएगा, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई, अंदर नहीं है इसका रीजन बच्चे का। A student is doing experiment because he does not like the theory. वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चा, क्यों? क्योंकि थियोरी नहीं पसंद करता है। फिर आता है A student is doing experiment because he wants to impress his teacher. टीचर को इंप्रेस करना एक्सटर्नल मोटिवेशन है, टीचर को इंप्रेस करना एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आप लोग कह रहे हैं सेकंड। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है हमने गलत पढ़ लिया हो। आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? अच्छे ग्रेड लाना तो होगा नहीं, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। हाँ ठीक है, मतलब ये रिजल्ट
हमने नॉर्मल सेंस में ले लिया था। A student is doing experiment because he is curious about the result of experiment. Curiosity यहाँ पे रीजन बन रहा है अगर हम देखें तो। A student is doing experiment because he does not like theory class. अब किसी चीज से बचने के लिए कोई काम कर रहा है तो वो फिर वहां इंटरनल तो नहीं है, रीजन फिर एक्सटर्नल ही है क्योंकि थियोरी क्लास है, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल हो गया। एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्योंकि इंप्रेस करना है किसी को, एक्सटर्नल हो गया। तो सबसे ज्यादा क्लोज जो इंटरनल रीजन है वो सेकंड ऑप्शन में ही है, जो पहली बार में पढ़ करके नहीं समझ में आ पाया था। आई स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज, क्या कह रहे हो, हमें तो आ गया था, आप ही को नहीं आया होगा। आई स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये नहीं है उसका मतलब, यहाँ पे मैंने जो गलत इंटरप्रेट कर लिया था। रिजल्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है एक्सपेरिमेंट का और नेगेटिव भी आ सकता है। तो वो इंटरेस्टेड है एक्सपेरिमेंट करने में, रिजल्ट क्या आएगा वो उसके हाथ में तो है नहीं। तो उस सेंस में यही पॉजिटिव है या इंटरनल मोटिवेशन है इसमें, क्योंकि रीजन आंतरिक है, क्यूरियोसिटी है उसकी उस काम को करने में, जिज्ञासा है, मन लग रहा है, मजे आ रहे हैं सीखने में, इसलिए सीख रहा है। तो मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं, 1 मिनट में देख लेंगे, आता ही है एक क्वेश्चन हमेशा। क्या हो गया भाई इसको, ठीक है। तो मोटिवेशन के होते हैं 2 प्रकार, यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, किसी काम को करने, उसको बनाए रखने और अंत तक गोल को अचीव करने की पूरी प्रोसेस है अभिप्रेरणा, ठीक है ना। इसकी मोटिवेशन की साइकिल को भी अभी समझेंगे। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहरी अभिप्रेरणा जिसका रीजन बाहर हो, ठीक। अब एक्सटर्नल को इंटरनल को इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं, और इसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है यानी सेंटर ऑफ मोटिवेशन, कंट्रोल कहां से होता है, जो मोटिवेशन हम कहते हैं ना, वो फैन का जो कंट्रोल है, वो फैन का रेगुलेटर जिसको हम कहते हैं, तो ये रेगुलेटर है मोटिवेशन का। सेंटर कहां है, तो मोटिवेशन का सेंटर अंदर है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगर मुझे कोई काम करने में मजा आता है तो मैं कहां से मोटिवेटेड होंगी, क्योंकि मुझे वो काम करने में मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है। मैं नहीं पढ़ाऊंगी तब भी जीवन चल ही रहा है, अच्छा ही चलेगा। तो ये क्या हुआ, ये लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन है वो अंदर है किसी काम को करने का। एक्सटर्नल कब होगा, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, यानी रेगुलेटर जो है वो अंदर है, रीजन जो है वो अंदर है। बच्चे को क्यूरियोसिटी, जॉय, ये सब अगर फील हो रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है कोई काम करने में, उसको मजा आ रहा है, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, कोई आपको अवार्ड नहीं दे रहा, कोई नंबर नहीं मिल रहा है आपको, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक है। हो सकता है नंबर मिल रहे हो लेकिन आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आता है, नंबर आएंगे वो सेकेंडरी है, तो वो भी इंट्रिंसिक हो जाएगा। एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा, और इसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंटर ऑफ मोटिवेशन यानी रेगुलेटर, अगर मैं आम भाषा में कहूं, वो जो फैन का रेगुलेटर है वो यहाँ पे एक्सटर्नल है, क्योंकि मोटिवेशन ही एक्सटर्नल है और यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे की चीज बता के चल रही हूँ, है ना। तो ये सिंपल बात हो गई। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना एज अ टीचर, इसको पॉजिटिव माना जाता है कि आप बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा भरें, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, बच्चों को सीखने में मजा आए इसलिए वो सीख रहे हैं, रीजन अंदर हो। एक्सटर्नल वाला 4 दिन तो कर लेगा बच्चा, जब तक उसको साइकिल नहीं मिल रही, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जब वो मिल जाएगी और उसको मजा नहीं आ रहा होगा उस काम में, तो वो 4 दिन बाद बोर हो जाएगा उस चीज से। ये लंबी रेस के घोड़े वाली बात नहीं है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर है, बेहतर है कि एक टीचर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा करे बच्चों में, कि वो ये देख पाए कि उनका सच में इंटरेस्ट किस तरफ है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब मोटिवेशन की साइकिल भी पूछ लेती है। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि इस एक क्लास से आपका वो जो 10 नंबर की पूरी यूनिट है वो सारी कवर हो जाए, तो इसलिए मैं वो एक्स्ट्रा बातें भी बता के चलूंगी आपको जो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं पूछी गई हैं, क्योंकि आप एक ये सेशन देख लें, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, और जो टॉपिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि 30 और 33 क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे आज तक के क्वेश्चन कवर हो जाए, बट टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को। अगर आप ये एक अकेला सेशन ठीक से देख लेते हैं तो ये 10 नंबर की जो पेडागॉजी है वो आपकी कवर्ड समझिए, बशर्ते आपने समझा है बैठ करके, आप बस क्वेश्चन का आंसर करने की जल्दी में नहीं है। साइकिल ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का चक्र, ये एनडीए गार्ड मैंने आपको पिछले बहुत सालों से, लिटरली बहुत सालों से, 2018 से 17 से 16 से हमने शुरू किया था, तो 16 में तो नहीं बताया होगा, बट एनडीए गार जो है एक शॉर्टकट है जो हमने बनाया हुआ है। निमोनिक भी आप कह सकते हैं। निमोनिक होता है याद रखने का तरीका, ये भी पेपर में पूछ लेता है निमोनिक किसको कहते हैं, तो निमोनिक है याद रखने का तरीका, एक टेक्निक है याद रखने की, कि हमने फर्स्ट लेटर उठा लिया सबका, तो एन फॉर नीड, डी फॉर ड्राइव, ए फॉर अराउजल, फिर गार क्या है, एनडीए लोगों को याद रहता है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी के उससे, तो एनडीए गार है ये। तो 6 स्टेप्स हो गए टोटल मोटिवेशन साइकिल में, NDAGAR, तो टोटल स्टेप्स हो गए 6।
N फॉर नीड, यानी व्यक्ति में पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है मोटिवेशन का, वो है कि आपके अंदर नीड होनी चाहिए। अगर आपको नौकरी की नीड नहीं है, आप नहीं करेंगे इस एग्जाम की तैयारी। अगर आपको पेपर देना भी नहीं है फिर भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर कोई तो नीड होगी कि आपका मन है सीटेट का सिलेबस पढ़ने का, या आपको टीचर बन जाना है सीटेट का, कल को अपने आसपास ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो बैच लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने आसपास पढ़ाना है। और अभी मैं कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति से मिली थी, तो उन्होंने बताया भी कि वो दिल्ली के किसी एक पार्ट में कोचिंग चलाते हैं सीटेट की, जहाँ कुछ बच्चों को ऑफलाइन वो पढ़ाते हैं और उनका जीवन ठीक से चल रहा है, और उन्होंने ऑनलाइन लेट्स लर्न से पढ़ाई की थी। तो इस तरह वो नीड अलग होगी। तो कोई हो सकता है इसलिए देख रहा हो कि भाई उसको कल को पेडागोजी पढ़ानी है, बहुत सारे लर्नर्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको एग्जाम देना है। तो नीड तो होगी, तो आवश्यकता चाहिए हमें। मोटिवेटेड अगर आप हैं कि 9 बजे आप यहाँ बैठ कर क्लास देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो पहले नीड चाहिए हमको। तो हम कहते हैं मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो मोटिवेशन बिना नीड के नहीं आएगा, कोई ना कोई नीड आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो मैं कई बार कहती भी हूँ कि और हम जब भारतवर्ष में बात करते हैं कि मोटिवेशन की कमी हो रही है हमें, तो हमारे पास हमारी नीड्स इतनी ज्यादा हैं। अगर देखा जाए कि आप एक बार शहर में निकल जाइए, आपको रोड पे सोते हुए लोग मिल जाएंगे, आपको अपने घर की स्थितियों का पता होगा ठीक से, तो आपको मोटिवेशन आ जाएगी क्योंकि आपकी नीड है काफी। तो नीड और मोटिवेशन को एक्सचेंज में यूज कर लेते हैं एक दूसरे की जगह पे, तो नीड बराबर मोटिवेशन, कई लोग ऐसा मानते हैं। तो नीड की अगर हम बात करें तो आवश्यकता पहला स्टेप है कि आपको आवश्यकता होनी चाहिए, तब आप मोटिवेटेड होंगे उस काम को करने के लिए। ड्राइव की अगर मैं बात करूं, अब ड्राइव आएगी कि भाई नीड तो है लेकिन ड्राइव भी चाहिए, फिर सिर्फ नीड से नहीं चलेगा, कि आप में वो एनर्जी, वो चाहत है कि नहीं, वो चाहत से थोड़ी सी ज्यादा है कि नहीं, है ना। तो वो एनर्जी या प्रणोद जो थोड़ा सा आपको पुश करे कि भाई एक्शन लेना है। अब ये ड्राइव जो है कि हाँ मेरे को कुछ करना है, हो सकता है नीड हो और आप कहें अरे ठीक है यार ऐसे ही सही है, मेरे को नहीं करना कुछ, तो ड्राइव नहीं है इसका मतलब। तो ड्राइव आई, फिर ड्राइव के बाद आता है अराउजल। जब ये ड्राइव आग में बदल जाती है, अराउजल मतलब अब आप उत्तेजित हैं, अब आप रुक नहीं पा रहे हैं, आपने सोचा नीड है कि यार मेरे को ना एक नौकरी करनी। मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है, 5 साल से उन्होंने पढ़ाई नहीं की, शादी के बाद से 7 साल से पढ़ाई नहीं की, ऐसे हमारी बहुत सारे लर्नर्स हैं और आज नौकरी भी ले चुके हैं कई जो फीमेल्स हैं। तो उनको पता है उनको नौकरी चाहिए, ठीक है, बच्चे हो गए, शादी हो गई, जो भी रीजन है, घर में शादी नहीं चल रही है, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, किसी को खुद से मन है कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए, तो नीड है, ठीक। अब ड्राइव होगी, थोड़े दिन तक वो चीज चलती रहेगी, मन में तो था पहले से, एक टाइम पे इस लेवल पे आ जाएगी वो कि अराउजल है। अराउजल मतलब अब आप रुक नहीं पा रहे हैं, अब आपको एक्शन लेना ही है। तो फिर आप ऑनलाइन देखते हैं, आप आसपास कोचिंग देखते हैं, आप किताबें खरीदते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप, जब अराउजल इतना बढ़ जाएगा तो आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर लेना पड़ेगा, यानी गोल की दिशा में, यानी दिशा निर्देशित व्यवहार करना पड़ेगा कि सही दिशा में आप व्यवहार कर रहे हैं। फिर होगा अचीवमेंट। अगर आप सही दिशा में व्यवहार कर रहे हैं, आपने लेट्स लर्न से जुड़ गए, आप किताबें पढ़ी, आपने मॉक टेस्ट दिए, आपने गोल की दिशा में व्यवहार किया, एक दिन आपको अचीवमेंट हो जाएगा। मॉक टेस्ट में आपको समझ आ जाएगा यार मेरा नंबर आ रहे हैं, या फिर आपने फाइनल पेपर दिया, अचीवमेंट हो गया, आप सीटेट क्लियर कर चुके हैं। अब क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये वाली अराउजल अब आपकी चली जाएगी, ये जो आग थी, ये जो उत्तेजना थी, अब ये रिडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीटेट क्लियर हो गया। अब हमेशा थोड़े ना दुखी होकर घूमते रहोगे हाय रे सीटेट सीटेट। अब आप सोचोगे कोई नई नीड आएगी कि D++ भी देते हैं, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम देते हैं, कोई और एग्जाम देते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देकर के आते हैं, तो वो नई नीड आएगी, फिर ड्राइव होगी उसके लिए, फिर अराउजल, फिर गोल की दिशा में व्यवहार करेंगे, अचीवमेंट होगा, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा। ये 6 स्टेप्स हैं, ठीक, इनको ध्यान में रखना है हमें। एज पर NCERT और भी कुछ साइकिल्स आती है मोटिवेशन की, बट वो जनरली पेपर में आपसे नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि वो NCERT यही फॉलो करती है, ये 6 स्टेप वाली साइकिल। नहीं तो एक 3-4 स्टेप की साइकिल भी आती है, मतलब चलाने वाली साइकिल नहीं, समझ पा रहे हो ना आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एग्जाम्पलीफाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। कैसी पेडागोजी? पेडागोजी का मतलब है साइंस ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग, कि आप पढ़ाएंगे क्या, आपके टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, ये पेडागोजी है आसान भाषा में। तो संरचनावादी शिक्षाविदों के अनुसार, जैसे प्याजे हैं, वाइगोस्की हैं, ये सब रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पे। और आपका जो NCF है, जो आज की शिक्षा नीति है, वो भी यही कहती है कि बच्चे को आप एक्टिव रखो, बच्चे को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। तो अगर मैं कहूं तो किस बात पे ध्यान देगी? जहां बच्चा एक्टिव होगा, कंस्ट्रक्शन करेगा नॉलेज की। भाई प्याजे कहते हैं बच्चा क्या है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, ज्ञान की रचना कर सकता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स एंड टेक नोट्स ऑन द कंटेंट कवर्ड, यानी बच्चे जो हैं नोट्स ले रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं और नोट्स नोट कर रहे हैं कोई चीज, तो ये पैसिव हैं बच्चे, बच्चे एक्टिव नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, रट्टाफिकेशन हो रहा है, और ये गलत है। स्टूडेंट्स रिपीट लाउड लॉन्ग पैसेज टू मेमोराइज देम, रटना, मेमोराइज, ये भी रट्टाफिकेशन हो गया, याद कर रहे हैं। बच्चे को हमें एक्टिव रखना है किसी एक्टिविटी में। स्टूडेंट्स लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक टेस्ट कवरिंग द कंटेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। हम सब ने ऐसे ही सीखा है, ज्यादातर लोगों ने
बट ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि बच्चे जो है उनको मटेरियल मिल गया, टेक्स्ट बुक्स मिल गई और बुक को रट लिया, टीचर ने जो पढ़ाया बार बार लिख लिया, याद कर लिया, एंड में पेपर दे दिया साल के, ये लर्निंग है। नहीं, अभी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, शायद कोई तो इंस्टाग्राम पे टीचर हैं और दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं वो, तो अभी मेरे सामने कुछ दिन पहले रील आई और वो बहुत ही शायद इंग्लिश वाले सर और समथिंग ऐसा ही है, हाँ मैंने फॉलो भी किया था, मेरे को याद आ गया। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो उन्होंने, मैंने जो रील्स देखी बहुत सारी, तो उन्होंने ऐसी बहुत सारी रील्स डाली हुई हैं जिसमें वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट, कोई नॉर्मल चीज भी वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटेटिव वे में सिखा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि रियल लाइफ से जोड़ करके सिखा रहे हैं, जो एनसीएफ कहता है। तो ऐसे आपको टीचर्स मिल जाएंगे, बट अभी भी अगेन बहुत कम, हैंडफुल, मतलब मुट्ठी भरी हैं ऐसे लोग, बट हैं टीचर्स जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जा करके सिखाते हैं। तो ये वाला तरीका नहीं है, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कहेंगे कि आप रट्टा लगवा दे रहे हैं, जब टेक्स्ट बुक के अलावा भी 70 तरीके हैं सिखाने के, जब आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब आप रचनावाद को फॉलो कर रहे हैं, बच्चों को आप एक्टिव रख रहे हैं। तो आवर टीचर प्रेजेंट्स हिज स्टूडेंट्स विद अ कंटेम्परेरी इशू ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट, यानी एक टीचर है जो प्रेजेंट करते हैं अपने बच्चों के सामने एक कंटेम्परेरी इशू जो उस समय चल रहा है, समकालीन समय में, ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट। मान लीजिए आज के समय एक मुद्दा चल रहा है कोई, और आपको कहा जाए कि अच्छा आपको क्या लगता है, ये मान लीजिए कुछ वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, है ना, कि दहेज लेना बुरी बात है, सही बात है, ये किया उसने, कोई न्यूज में कोई मुद्दा चल रहा है, तो जिस क्लास का बच्चा है उस क्लास के हिसाब से आपको टॉपिक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चौथी क्लास के बच्चे के लिए ऐसा टॉपिक ले दो जिसपे उसे पता ही ना हो, तो उस पर फिर आप चर्चा कराइए जो भी उस समय के टॉपिक्स चल रहे हैं। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस ऑप्शन में है, सबसे ज्यादा एक्टिव जो है अब्दुल्ला वो है 4th ऑप्शन में। तो जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, यही हमारा एकदम ट्रिक होता है पेडागोजी में कि वही आंसर सही है। तो हमें सक्रिय चाहिए, बच्चा एक्टिव चाहिए जो 4th ऑप्शन में है, बाकी सब में वो रट्टाफिकेशन या फिर पैसिव है, उतना एक्टिव नहीं है जितना 4th ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड इज बेस्ट सूटेड टू पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स विद इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए एक बार, कौन सा तरीका जो है क्लासरूम की अगर हम बात करें, एटीट्यूड कौन सा बेस्ट है सिखाने के लिए, ग्रुप डायनेमिक्स विद इन द क्लासरूम, के बच्चे ग्रुप में सीखें उसके लिए। लेइंग डाउन स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल्स, देखिए हमें पनिशमेंट, एक्सटर्नल स्ट्रिक्ट रूल्स, ये सब फालतू बातें हैं, हमें बहुत ज्यादा बच्चे की भलाई की बात करती नहीं है ये। डिवाइडिंग द क्लास इनटू परमानेंट एबिलिटी बेस्ड, परमानेंट एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स नहीं होने चाहिए कि आपने बना दिया अच्छा ये टॉपर्स का ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, वो परमानेंट नहीं, कभी जरूरत पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, ऐसे नहीं। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स के परमानेंटली आपने ग्रुप में ही बांट दिया, नहीं, किसी टास्क के लिए आप बांटेंगे। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सही है, यहाँ बच्चे एक्टिव हैं कि वो किसी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए एक साथ कोलैबोरेट करके या किसी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ ग्रुप में सीख पा रहे हैं। एनकरेजिंग कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस, देखिए कंपटीशन एनहेंस करके या बहुत ज्यादा कंपटीशन को बढ़ावा देके बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है सिखाने का बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं कंपटीशन से मोटिवेट होते हो, बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं यहाँ पे, बट अगेन अगर आप करेंगे तो पूरे नंबर भी आप ये 10 में से 10 ला सकते हैं ये वाले सेक्शन